ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। दूसरे दौर का युद्ध विराम जारी है और इसी बीच ईरान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और वो है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे से जुड़ी हुई। फॉक्स न्यूज ने ईरानी मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कथित तौर पर सुप्रीम लीडर को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। हालांकि राष्ट्रपति ऑफिस की ओर से इस्तीफे के दावे को बेबुनियाद करार दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें ईरान इंटरनेशनल के एक अनाम सूत्र का हवाला दिया गया है, पेजेश्कियान ने अपने पत्र में कहा कि उनके प्रशासन को ईरान में बड़े फैसले लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया, जबकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के भीतर के कट्टरपंथी गुटों ने अहम मामलों पर सभी निर्णय लिए। अखबार की रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि पेजेश्कियान ने लिखा कि इस तरह की परिस्थितियों में वो प्रभावी ढंग से शासन करने या फिर अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हैं और इसीलिए तुरंत राष्ट्रपति पद छोड़ने का अनुरोध किया है। साथ ही ईरान इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि साफ नहीं हो सका कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का ऑफिस इस इस्तीफे को स्वीकार करेगा या फिर नहीं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ऑफिस के एक अधिकारी ने इस्तीफे से जुड़ी इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ऑफिस में संचार और सूचना प्रसार के उप प्रमुख सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा, प्रसिद्धि के भूखे एक नौजवान के राष्ट्रपति के पदों के बारे में दिए गए बेबुनियाद और विवादित बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। कुछ भटके हुए तत्वों के बचकाने व्यवहार की वजह से ये झूठा नैरेटिव नहीं बनना चाहिए कि नौजवानों में देश पर शासन करने की क्षमता नहीं। ईरान समझदार नौजवानों से लबरेज मुल्क है जिन्हें बेहतरीन प्रबंधन का अवसर नहीं मिल सका है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे और ठीक वैसे ही जैसे ईरानी राष्ट्र एकजुटता और प्रतिरोध के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ईरान की एकता को तोड़ने की अपनी इच्छा को अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। दूसरी ओर शांति समझौते को लेकर बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा कि अमेरिका और ईरान एक बहुत अच्छे समझौते के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अगर वॉशिंगटन को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है तो इस मामले को किसी और तरीके से खत्म करेगा। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में आमतौर पर राष्ट्रपति खुफिया मंत्री का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन अंतिम मंजूरी सुप्रीम लीडर से मिलती है। हालांकि पिछले कुछ समय से सुप्रीम लीडर खामनेई की स्थिति और लोकेशन को लेकर लगातार जो अनिश्चितता है वो बनी हुई है। इसी का फायदा उठाकर IRGC अब सुरक्षा तंत्र और तमाम फैसलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एक तरह की मिलिट्री काउंसिल बनी हुई है जिसमें IRGC के वरिष्ठ अधिकारी हैं और अहम फैसले सारे वो ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई के आसपास कड़ा सुरक्षा घेरा है, उसे बना दिया गया है। सरकार की तरफ से भेजी जा रही रिपोर्ट्स भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आपको बता दें, 71 वर्षीय पेजेश्कियान पेशे से सर्जन रह चुके हैं। इससे पहले की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। मसूद को अज़ेरी, फारसी और कुर्द भाषा बेहद अच्छे से आती है। दशकों बाद पश्चिमी ईरान से कोई नेता ईरान का राष्ट्रपति बना। मसूद पेजेश्कियान का जन्म उत्तरी पश्चिमी ईरान के महाबाद में हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई के बाद वो हार्ट सर्जन बने। मसूद ईरान इराक वॉर में मेडिकल की फ्रंट टीम में थे। पेजेश्कियान तबरीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हेड भी रहे हैं और साल 1994 में कार क्रैश हुआ जिसमें मसूद की पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई थी। इसके बाद से मसूद पेजेश्कियान ने अपने 3 बच्चों को अकेले पाला। मसूद 1997 में राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बने। 2006 की बात करते हैं तो तब मसूद तबरीज के सांसद बने। 2011 में मसूद ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन जो है उसे वापस ले लिया। 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए मसूद पेजेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था। ईरान में 2 पद प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च धार्मिक नेता और राष्ट्रपति। अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। सर्वोच्च नेता ईरान की सेनाओं का मुखिया है, उसके पास सेना का कंट्रोल होता है। राष्ट्रपति ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है। राष्ट्रपति कार्यकारिणी का मुखिया होता है और संविधान का पालन करवाता है। वहीं ईरान अपने अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को तेजी से दोबारा खोल रहा है, जिससे वो इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों पर लंबी दूरी की मिसाइलें फिर से दागने की स्थिति में पहुंच गया है। और ये घटना अमेरिका और इजराइल की महंगी बमबारी योजना की कमजोरी को उजागर करती है। हफ्तों तक चले हमलों में अमेरिका और इजराइल ने सड़कों को नष्ट कर दिया था, टनल के प्रवेश द्वारों को मिट्टी से ढक दिया था, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि ईरान ने साधारण बुलडोजर और डंप ट्रकों की मदद से इन बाधाओं को पार कर लिया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के पास अब भी काफी मिसाइल स्टॉक है, लॉन्चर और क्रू तैयार है और इस पूरे संघर्ष के दौरान ईरान ने बड़ी मुश्किलों के बीच काम किया। अमेरिका और इजराइल बार बार खुदाई के उपकरणों पर हमला करते रहे, फिर भी इसके बावजूद भी ईरान ने टनल के प्रवेश द्वार खोलने का काम जो है वो जारी रखा। युद्ध के वक्त मिसाइल लॉन्च की दर बेहद कम हो गई थी, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। अब युद्ध विराम के 7वें हफ्ते बीतने के बाद ईरान की खुदाई और मरम्मत की गति काफी बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल द्वारा हमला किए गए 18 अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी के 69 टनल दरवाजों में से 50 जो हैं देखिए उन्हें दोबारा खोला गया है। जो सड़कें हैं तमाम उनकी मरम्मत हो चुकी है, जहां गड्ढे भरे गए हैं, कुछ जगह पर नई पेविंग की जा रही है। ये सब दिखाता है कि ईरान की सेना और इंजीनियरिंग टीम कितनी सक्षम और दृढ़ है। ये खाड़ी में जो हालात हैं ये बिल्कुल बहुत ही एक टिपिंग पॉइंट पे है। जंग हो भी सकती है, जंग डिले भी हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में इतना इंटेंस और इतना भयानक हो गया है दोनों पक्षों के लिए कि इसमें आगे क्या करा जाए मुश्किल हो गया है डिसाइड करना। ट्रंप के लिए ये है कि उसे चाहिए एक प्राइज़, वो प्राइज़ उसे चाहिए जो ईरान के पास करीब 450 किलो यूरेनियम है, जो एनरिच्ड है, जो एटॉमिक बम बना सकता है। उसे चाहिए वो 450 किलोग्राम ड्रम्स में भरा हो, तेहरान के एयरपोर्ट पे रखा हो और अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन हो और वो ड्रम उसमें डाल के निकाले जा रहे हैं ताकि ट्रंप ये बताए देखो मैंने यूरेनियम निकाल लिया। ट्रंप को वो चाहिए, वो ईरान दे नहीं सकता। काफ़ी और बातें चल रही हैं उसी में कि वो यूरेनियम को ईरान किसी तीसरे देश को दे या क्या करे, पर ईरान के सामने अभी हालात आ गए हैं। अगर ऐसा किया तो होगा कि ईरान टोटल सरेंडर कर गया है। तो ये एक भयानक डिवाइड आ रखा है इस समय। इसके अलावा इस जंग में एक नया सुपर वेपन पैदा हो गया है। भाई ये जंग तो शुरू हुई थी न्यूक्लियर मटेरियल को लेकर के कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, परंतु इस जंग में एक और सुपर वेपन पैदा हो गया है और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जितनी ताकत दिखी है वो तो एक एटॉमिक बम से भी ज़्यादा काम कर रहा है इस समय। और इस सुपर वेपन को अमेरिकी पूरी मिलिट्री ने ध्वस्त करने की कोशिश करी। अमेरिका ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करी, इजराइल ने करी, इसको तोड़ नहीं पाए हैं। तो ये जो नया सुपर वेपन बन गया है इसको मैं कहता हूँ हॉर्मुजी पंजा। तो ये हॉर्मुजी पंजा तो अब ईरान हमेशा अपने हाथ में रखेगा, चाहे ये जंग ख़त्म हो भी जाए तब भी ईरान ये रखेगा कभी भी इसे हो कि ये खाड़ी के देश या कुछ भी हालात हो रहे हैं वो इस पंजे को टाइट कर देगा। ईरान लंबे समय से अपने मिसाइल कार्यक्रम को काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है। उसके पास भूमिगत बंकर, टनल हैं जो पहाड़ों और जमीन के अंदर बने हुए हैं। इनका मकसद दुश्मन के हमलों से बचना है। ये ठिकाने इतने गहरे हैं, इतने मजबूत हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुमकिन ही नहीं है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।